अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Namaste. Good morning, all the BMC officers, teachers, and above all the dear students. Today, we are going to see the English 3.3 Stopping by Woods on a Snowy Evening. My friends, it is a very interesting poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem was written by the highly acclaimed American poet Robert Lee Frost, 1874 to 1963. Many of his poems were set against the backdrop of American, especially New England, rural life. His close observation of the rural life enabled him to elevate even the ordinary things to a philosophical level. So this poem describes a single instance that happened during a winter evening. Though the speaker of the poem was very much captivated by the scenic beauty of the woods, the concerns of a practical life urged him to move on. So, my friends, it is very beautiful and interesting poem by the American poet Robert Lee Frost. Zishan sir, please show his picture. Picture number 1 on the screen. The poet picture. Zishan sir, can you show that picture of the poet Robert Lee Frost to the students? You have to wait some time. Okay, sir. It is at your personal number, sir. Okay, friends. So let's talk about the poet. So this poet, Robert Lee Frost, is a very well-known and famous poet of USA, America. As you know, जैसे हर मुल्क का कौमी परिंदा होता है, कौमी जानवर होता है, कौमी नेशनल एंथम होता है ना? बिल्कुल इसी तरीके से अगर अमेरिका के अंदर भी कोई कौमी शायर या कौमी पोएट कोई होता तो वो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट होता, क्योंकि वो इतने मशहूर थे और इतने इनका कमांड जो था पोएट्री लिखने का वो नेचुरल ब्यूटी के ऊपर था. ये जब भी कोई पोएट्री लिखते थे मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेचुरल ब्यूटी के ऊपर पोएम लिखते थे और नेचर के ऊपर लिखते थे. जैसे कि जंगलात पर, पहाड़ों पर, नदियों पे, नालों पे, बागों पे, बगीचों पे, तो इन सब के ऊपर जब वो पोएट्री लिखते थे इतने नेचुरल तरीके से लिखते थे कि इंसान उसमें मशहूर हो जाता था, एकदम उसके अंदर खो जाता था. तो इस तरह की नेचुरल ब्यूटी के ऊपर वो पोएम लिखा करते थे, इसलिए उनको नेशनल पोएट का दर्जा देने की डिमांड भी की गई अमेरिका में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. खैर, तो नाउ दोस्तों, without wasting the time, let's start the chit chat questions here. Now you can see in your notebook, in your course book, page number 101. पेज नंबर 101 आपकी किताब के 10वीं की इंग्लिश की कोर्स बुक के पेज नंबर 101 पर आप देखेंगे तो आपको ये चीट चैट के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. दोस्तों आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली? अभी आपसे अगर एक सवाल पूछा जाता है कि आप पिकनिक के लिए रिसेंटली मतलब जल्द ही, करीब में ही आप कहां पर गए थे पिकनिक के लिए, तो आप यहां पर आंसर में अपने तौर से बोल सकते हो, क्लास में टीचर से डिस्कस कर सकते हो कि अब देखिए यहाँ पे सवाल का जवाब देने का एक तरीका बताता हूं दोस्तों. जैसे वेयर डिड, ये तो सवाल हो गया हमारा, तो जब सवाल हमारा होता है तो सवाल का जवाब नहीं लिखते हैं. अब यू बोल रहे हैं
मतलब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है दोस्तों, है ना। तो जब भी यू से क्वेश्चन किया जाएगा तो उसका आंसर आप आई से देंगे, ठीक है। और अगर योर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो योर की जगह जब योर क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप माय से करेंगे, माय फादर्स नेम इज। और जब यू से क्वेश्चन किया जाएगा तो उसका जवाब आप आई से देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल बना के आपको बताया है ना। तो आप यहाँ पे कैसे बोलेंगे, आई और गो का पास्ट टेंस आ जाएगा वेंट। आई वेंट फॉर अ पिकनिक रिसेंटली टू महाबलेश्वर। आप महाबलेश्वर लिख सकते हो, खंडाला बोल सकते हो, माथेरान बोल सकते हो, है ना, या कुतुब मीनार बोल सकते हो, या ताजमहल बोल सकते हो, जहां आपको पसंद हो, जहां आपको अच्छा लगे। गेटवे ऑफ इंडिया बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए उस्ताद, हु ऑल अकम्पनीड यू, आपके साथ कौन कौन शामिल था, आपके साथ कौन कौन पिकनिक पर गया था। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि माय स्कूलमेट्स, माय क्लासमेट्स, माय फ्रेंड्स और माय फैमिली ऑल अकम्पनीड विथ मी। इस तरीके से आप सवाल का जवाब बता सकते हो, बोल सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो हमारे इस पोएम के जो पोएट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उनकी पिक्चर आप देख सकते हो। ये 1874 में पैदा हुए और 1963 में इनका इंतकाल हुआ। लेकिन इनकी लिखी हुई जो पोएट्रीज है, इसको हम आज भी पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, और इससे हमारी जिंदगी के अंदर हम चेंजेस भी लाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने हमारे जो आज के पोएट है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इसकी पिक्चर देखी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच जीशान सर। अब आफ्टर 1 मिनट सर, मैं वो जो वीडियो है 2 मिनट प्ले करना, मैं जब बोलूंगा 1 मिनट के बाद बोलूंगा सर, इंशाल्लाह। ओके दोस्तों, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमने यहाँ बता दिए कि विद फ्रेंड्स, विद फैमिली मेंबर्स, विद क्लासमेट्स, वी वेंट टू, दे वर अकम्पनीड विथ मी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट। अब जैसे आप गेटवे ऑफ इंडिया गए हो, या महाबलेश्वर गए हो, कुतुब मीनार गए हो, जहां भी गए हो, तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड यू सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट, आप उस पिकनिक स्पॉट पर गए क्यों। तो आप बता सकते हो दैट पिकनिक स्पॉट इज सो नियर टू आवर स्कूल, या दैट पिकनिक स्पॉट इज सो नियर टू आवर सिटी। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि आप महाबलेश्वर गए हो, तो आप बता सकते हो कि महाबलेश्वर इज सो नियर टू मुंबई सिटी, इट इज इजी टू ट्रेवल देयर एंड इजी टू रिटर्न बैक, है ना। तो इस तरीके से आप ये रीजन उसका दे सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट गेम, फूड, साइट्स डिड यू एंजॉय देयर। क्वेश्चन नंबर 4, आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट गेम, फूड, साइट्स डिड यू एंजॉय देयर। मतलब आपने वहां पर कौन कौन से खेल खेले, क्या क्या खाया, और कौन कौन सी मंजरों का, कौन कौन से नजारों का आपने नजारों को आपने एंजॉय किया। तो आप यहाँ पे आंसर में बोल सकते हो दोस्तों कि वी हैव प्लेड क्रिकेट, कबड्डी, लूडो, कैरम एंड व्हाट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद हो वो गेम आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब आपने खाना क्या खाया, फूड क्या क्या खाया वहां पर उस पिकनिक स्पॉट पे, तो आप बता सकते हो कि वी हैव टेकन और वी हैव ईटन वेज और नॉन वेज बोथ, as well as beverages we enjoyed there, juices. Next, what sites did you enjoy there, कौन सी साइट से कौन से पॉइंट्स आपने देखे। तो वहां पर आप ये भी बता सकते हो दोस्तों कि we enjoyed the tiger hill, we enjoyed the hill view and so many places, whatever। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कोई भी एक दो स्पॉट का नाम बता सकते हो कि सनसेट पॉइंट, समथिंग लाइक, इसी तरीके से ना। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आपको पोएम को एक्सप्लेन भी करता हूं और आगे का भी बताता हूं। व्हाट डिड यू फील व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न होम, जब आप पिकनिक से घर वापस लौट रहे थे तो उस वक्त आपको क्या फील हुआ, है ना। जब हम पिकनिक से वापस रिटर्न होते हैं, बैक होते हैं, तो हमें
कैसा महसूस होता है? क्या हम रोते हैं कि अरे पिकनिक गए थे हम लोग, हम तो बहुत बोर हुए, ऐसा लगता है क्या? नहीं ना? हाँ, तो आप वहाँ पर आपस में डिस्कस करते हो दोस्तों के साथ कि अरे वी हैव एन्जॉयड द होल डे एंड इट वाज अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ. सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे एंड इट इज अ वेरी मेमोरेबल डे. इट इज रिमार्केबल डे. वी विल नेवर फॉरगेट दिस डे सिंस नाउ. हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, है ना दोस्तों? इस तरीके की हम बातचीत करते हैं। तो अब ये यहाँ पर देखिए चिट चैट के क्वेश्चन तो होते हैं खत्म। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद आपको पोएम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको वो सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल जाएगी। Zishan sir, before starting the poem, please show that 2 minutes video, sir. Picture number 2. No, sir, not picture number 2, sir. The video, 2 minutes video. And sir, waiting room, boys are entering. It is coming on my screen, sir. Please remove this. Waiting room option is automatically on from Zoom. You have to disable your notifications. Okay. Okay, friends. नाउ दोस्तों देखिए डिस्प्ले पे आपको जो है ये एक छोटा सा वीडियो जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 2 मिनट का है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको वो देखने के लिए मिलेगा जो अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जो हमारी पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. तो देखिए वहां पर कैसा सीजन आपको नजर आ रहा है, कैसी सिचुएशन नजर आ रही है, कौन नजर आ रहे हैं. You will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives Okay, friends, now see, you have seen the situation or the video, the season was shown there. So we can understand it is a snowy evening. Okay, it was a wood, it was a small jungle, and the one man is sitting on the horse back and riding towards the jungle or to the wood. So now, friends, here arises some question that आपने वो वीडियो देखा, वो सिचुएशन देखी, तो उसको देखकर आप किस तरह के क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों. अब मैं कोई यहाँ पर स्मॉल में 2-3 क्वेश्चन आके बता देता हूँ. उसके बाद आप जो है अपने तौर से आपकी किताब में जो पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 101 पर, उसे देखकर आप क्वेश्चन बना सकते हो. जैसे वेयर are the trackers tracking or the situation of the jungle? What equipment do you think they are carrying? And in which area of India do you find such a place? इंडिया में आपको देखो उत्तर भारत के साइड में या शिमला में, इस साइड में आपको देखने के लिए मिल सकती है जगह. अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपको डायरेक्टली पोएम एक्सप्लेन करता हूँ. हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोएम का फर्स्ट स्टांजा देखते हैं. सर प्लीज शो माय व्हाइट बोर्ड. Sorry, sir. Sir, please show whiteboard.
I am going to explain the poem here. Now, friends, see on the board. Here is the first stanza. Whose woods these are? I think I know. Whose woods these are? These are. I think I know. I think I know. अब ये दोस्तों इस पहले लाइन पर क्या बता रहा हूं कि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है दोस्तों, ये पोएम बड़ी ही कॉलिक्यूअल स्टाइल में है। ये पोएम जो है आपको बता रही है कि किस तरीके से ये पोएम लिखी गई है। ये पोएम जो है एक कॉलिक्यूअल स्टाइल में दोस्तों, ठीक है। इस पोएम को 5 के अंदाज में पेश किया गया। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे बड़ी और खास बात थी दोस्तों। अब यहाँ पे पहली लाइन में पोएट जो है क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहे कि whose woods these are, I think I know। अब आपने वो पिक्चर देखी वो, और आपके सामने जो पेज नंबर 102 है, अब उसको ओपन करके देखिए दोस्तों। वहां पर एक पिक्चर दिख रही है आपको कि वहां पर पोएट जो है एज ए ट्रैवलर जो है घोड़े पर बैठा हुआ है, जंगल के अंदर जो है वो आ रहा है और जाकर वहां पर वो रुक गया है। तो यहाँ पर इस जंगल में रुक कर वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, वो अपने आप से बात कर रहा है। पोएट कहता है कि whose woods, sir please display the whiteboard only, remove this picture sir, Zishan sir, I request you please remove this picture and show my whiteboard। Okay friends, thank you sir। Okay, now the poet himself questioning, अपने से वो सवाल कर रहा है। Sir, please show the whiteboard to the students, okay? Whose woods these are? I think I know। अब वो जंगल में जाके पोएट जो है वो रुक गए अपने घोड़े के ऊपर और वो वहां अपने आप से सवाल कर रहा है। वो अपने आप से सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि whose woods these are, I think I know, कि ये किसके जंगल है। Whose woods, ये किसके जंगल है। These are, ये सब। I think I know, मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूं जिसके ये जंगल हैं। फिर सेकंड लाइन में वो कहता है his house is in the village though, his house in the village though, शायद उसका घर जो है his house, जिसके वो जंगल है, in the village, शायद उसका घर जो है वो गांव में है, जिसे मैं जानता हूं कि जंगल जिसके है शायद मैं उसे जानता हूं, और उसका घर जो है वो शायद गांव में है, विलेज में है। और तीसरी लाइन में बोलता है he will not see me stopping, he will not see me stopping here, वो मैं यहाँ पे जंगल में, उसके जंगल में आके रुका हूं, वो मुझे तो नहीं देख पा रहा है, वो मुझे नहीं देख पाएगा। To watch his woods fill up with snow, to watch his woods fill up with snow, और वो ये भी नहीं देख पा रहा है कि उसके जंगल में कितनी बर्फ जो है वो जम गई है या जम रही है, वो ये नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पर सर, Zishan sir, can I make clear point? Students are watching this whiteboard. I am writing on this and explaining here. Yes, sir. These are visible. Okay, fine. Thank you very much, sir. Okay, friends. Now, अब देखिए यहाँ पे इन 4 लाइन को मैंने आपको बताया। मैं इसको एक बार पढ़ के बताता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि whose woods these are, I think I know, ये किसके जंगल है, शायद मैं जानता हूं उसको, ऐसा मुझे लगता है। his house in the village though, उसका घर जो है जंगल में है,
शायद, सॉरी उसका घर जो है गांव में, विलेज में है, ऐसा मुझे लगता है। एंड ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। अब वो कहाँ पे स्टॉप हुआ है? बट हमारे लिए सवाल ये सबसे बड़ा है दोस्तों, वो नियर द जंगल या इन द जंगल या इन द वुड्स, जहां पर वो घोड़े पर, आपने वीडियो में देखा कि वो घोड़े पर जा रहा है, जंगल में ठहरा हुआ है और बर्फबारी हो रही है वहां पे, है ना, और अंधेरा नजर आ रहा था आपको उस वीडियो में, और शाम का सीन नजर आ रहा था। तो स्टॉपिंग सर हियर टू वॉच हिज वुड फिल अप विद स्नो। जो पोएट है वो स्पीकर है, मतलब पोएट ने अपने आप से कहा है कि मैं इस जंगल को जानता हूँ, और जिसका ये जंगल वो गांव में रहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं उसके जंगल में यहाँ पे आके ठहरा हूँ या रुका हूँ, और वो ये भी नहीं जानता है जिसका जंगल है कि उसके जंगल में कितनी बर्फबारी हो रही है, कितनी बर्फ जम गई है। ठीक है दोस्तों, ये 4 लाइन का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इन 4 लाइन की जो खुसूसियात है वो आपको स्पेशली मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको राइमिंग स्कीम बता देता हूँ दोस्तों। इसकी राइमिंग स्कीम जो है, देखिए यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। पहला जो है नो है, दूसरा है दो, तीसरा है हियर, चौथा स्नो। तो देखिए नो, दो, हियर, स्नो, ये पहला और दूसरा जो है ए है, ए, दूसरा तीसरी लाइन जो है बी है, और चौथी लाइन जो है ए है। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगा दोस्तों? इस राइमिंग स्कीम जो हो गई, राइमिंग स्कीम जो हो गई इसकी, वो है ए बी ए। देखिए ये ध्यान से देखिए आप, ये 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है दोस्तों पोएम के अंदर खास तौर से कि इस स्टांजा की राइमिंग स्कीम बताइए। तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए। अब इसको कैसे पहचानेंगे आप? देखिए पहली लाइन का आखिरी वर्ड, दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड, तीसरी लाइन का आखिरी वर्ड, चौथी लाइन का आखिरी वर्ड एक दूसरे से अगर मिलते रहेंगे तो वो सेम ए कहलाएंगे। अगर कोई लाइन अलग नजर आती है साउंड के अंदर, प्रोनाउंसिएशन के अंदर, तो वो चेंज हो जाएगी। जैसे नो, ए, दो, नो और दो बोलने में एक जैसे लग रहे हैं दोस्तों, मीनिंग में भले डिफरेंट हो लेकिन एक जैसे लग रहे, तो दोनों ए हो जाएंगे। अब हियर, नो और दो से अलग लगता है हियर, है ना, यहाँ पे जाएगा। और इसको भी पहली और लाइन से मिलता जुलता है, तो ये भी ए हो जाएगा। ये टाइमिंग स्कीम हो गई दोस्तों। अब इसके राइमिंग वर्ड भी बताता चलो दोस्तों। राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो नो और दो, ये दोनों भी जो है प्रोनाउंसिएशन में सेम है, भले मीनिंग में डिफरेंट है। तो नो और दो ये इसके राइमिंग वर्ड हो गए, है ना। और नो, दो, स्नो, ये तीनों जो एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हो गए। तो अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको पता चल गई। तो अब इसी स्टांजा के अंदर मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पता चलता हूं दोस्तों। देखिए आप पहली लाइन को ध्यान से देखिए, और पहली लाइन को अब हम पढ़कर देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच के लिए। अब देखिए क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे कि whose woods these are, I think I know। देखो सिंपल पोएट जो है वो ये भी बोल सकता था आई थिंक आई नो whose woods are these, कि मैं जानता हूं कि ये जंगल किसके हैं। लेकिन पोएट जो होता है ना, वो अपनी पोएम के अंदर बहुत ही पोएटिक इफेक्ट के लिए, एक शायराना अंदाज के लिए, एक लिरिकल अंदाज के लिए, उसके अंदर गाने का जो अंदाज होता है, गाने को सिर्फ वर्ड के साथ क्यों नहीं पढ़ देते हैं? गाने को लहर के साथ, सुर के साथ पढ़ा जाता है, बोला जाता है ना, और उसमें थोड़ा आगे पीछे वर्ड किए जाते हैं, क्योंकि शायराना इफेक्ट पैदा हो। तो पोएटिक इफेक्ट पैदा होने के लिए शायर जो है वो लफ्जों को आगे पीछे करता है, तोड़ मरोड़ के पेश करता है। अब देखिए पहली लाइन में यहाँ पर whose woods these are, I think I know, ये I think I know को वो शुरू में भी कर सकता था। तो वो उलट पुलट लफ्जों को और सेंटेंस को करके लिखता है। तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को इनवर्जन कहते हैं दोस्तों। इनवर्जन, देखिए यहां लिख के बता रहा हूं, इनवर्जन। इनवर्जन ये क्या है आपकी? ये है फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। और उम्मीद करता हूं फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गई दोस्तों।
पहली लाइन में दिया है whose woods these are I think I know, मतलब पोएट जो है जब किसी सेंटेंस को आगे पीछे करके सेंटेंस की बनावट को चेंज करता है पोएटिक इफेक्ट के लिए, तो ऐसी लाइन को इन्वर्जन कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच में। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये पहला स्टांजा जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं 4 लाइन को फटाफट, उसका सेकंड स्टांजा लेता हूं। Whose woods these are I think I know, ये किसके जंगल है, शायद मैं उसे जानता हूं। दूसरी लाइन, his house in the village though, उसका घर तो गांव में है, मुझे ऐसा लगता है। And he will not see me stopping here, उसको तो मालूम भी नहीं है कि मैं उसके जंगल में आके रुका हुआ हूँ। And to watch his woods fill up with snow, और मैं देख रहा हूँ कि उसका जो जंगल है वो पूरा का पूरा जो है बर्फ से जो है ढक गया है, यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। तो ये जो जंगल का मालिक है वो कहाँ है, किधर है, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और उसको ये भी नहीं मालूम कि उसके जंगल में इतनी बर्फ जमी हुई। तो दोस्तों देखिए, इसकी हमने पहले स्टांजा की सारी डिटेल जान ली, इसमें डिफिकल्ट वर्ड तो कुछ भी नहीं है, और बहुत ही सिंपल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यही खुसूसियत थी दोस्तों कि वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश में, बहुत ही सादी इंग्लिश में अपनी पोएम को लिखा करते थे। चलो हम अब दूसरे स्टांजा की को देखते हैं दोस्तों, उसकी डिटेल के की तरफ चलते हैं। अब दूसरा स्टांजा में देखिए पहली लाइन में क्या बोल रहा है पोएट के माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, माय लिटिल हॉर्स must think it queer, मेरा जो छोटा घोड़ा है, ये पोएट अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। ये पोएम जो है ना एक कोलोक्वियल स्टाइल में दोस्तों, कोलोक्वियल मतलब बातचीत के अंदाज में दोस्तों, पोएट जो अपने आप से बात कर रहा है। जंगल में भी जब वो पहुंचा तो वो जंगल के पास जो घोड़े से के पास से बैठा बैठा वहां खड़ा हो गया जंगल में, तो वो अपने आप से ही बात कर रहा है कि अरे वो जंगल का मालिक तो मुझे देख भी नहीं पा रहा है, और उसके जंगल में इतनी बर्फबारी हो रही है वो भी वो ये देख नहीं पा रहा है, मैं तो उसको जानता हूँ। अपने आप से बात कर रहा है, कोलोक्वियल स्टाइल में ये पोएम है दोस्त। अब देखिए दूसरे स्टांजा में भी वो क्या बोल रहा है कि माय लिटिल हॉर्स, मेरा जो छोटा सा घोड़ा है, छोटे घोड़े को बोलते हैं पॉनी, है ना, तो ये पॉनी मेरा जो है वो जरूर ये कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। थिंक मतलब सोचना, क्वियर मतलब अजीब गरीब, कि अरे ये कहाँ पे आके खड़े हो गए मेरे मास्टर, मेरे मालिक, जो उसके घोड़ा अपने आप से, यानी पोएट देखो कितना होशियार है, वो अपने घोड़े की बात को भी अपनी बातों से बता दे रहा है। वो बोल रहा है कि मेरा घोड़ा जरूर ये सोच रहा होगा कि मालिक ये यहाँ पे कहाँ पे आके खड़े हो गए जंगल में। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस, क्योंकि मेरे मालिक जो थे वो हमेशा ऐसी जगह घोड़ा रोका करते थे जहां पर फार्म हाउस होता था। फार्म हाउस का मतलब होता है दोस्तों जहां पे रहने खाने पीने का सामान मिलता है, यानी जहाँ जानवर भी रह सकते हैं, इंसान भी रह सकते हैं, उनको चारा भी मिल सकता है, उनको खाना पीना भी मिल सकता है, पानी भी मिल सकता है, तो ऐसी जगह को फार्म हाउस कहते हैं। तो वो घोड़ा अपने आप में हैरत कर रहा है, क्वियर मतलब घोड़े को बड़ा अजीब लग रहा है। अब ये बोल कौन रहा है, ये पोएट हिमसेल्फ अपने आप से कह रहा है कोलोक्वियल स्टाइल में कि मेरा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि मास्टर ने कहाँ पे आके मुझे रुकवा दिया, है ना, कि विदाउट फार्म हाउस, कि जंगल के बीचों बीच में मेरे को यहाँ मेरे मास्टर ने रोक दिया। अब यहाँ पर तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, जबकि मेरा मास्टर हमेशा मुझे जो है वो फार्म हाउस पास ही रुकवाता था, जहाँ उसको भी खाना पानी मिलता था और मुझे भी खाना पानी मिलता था। तो अब वहां तीसरी लाइन देखेंगे, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, बिटवीन वुड्स जंगल के बीचों बीच में लाके खड़ा कर दिया मास्टर ने, एंड और क्या बोल रहा है, फ्रोजन लेक, ये घोड़ा सोच रहा है जमी हुई झील, बिटवीन वुड्स जंगल के दरमियान में, जंगल के बीच में, और फ्रोजन लेक और उस जमी हुई झील, क्योंकि वहां पे बर्फबारी हो रही है दोस्तों, स्नो फ्लैक्स जो है वो गिर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए बोल कौन रहा है, ये पोएट ही बोल रहा है, लेकिन किसका सहारा लेके बोल रहा है, घोड़े का सहारा लेके बोल रहा है। मतलब मेरा घोड़ा ये सोच रहा होगा कि मालिक ने मुझे कहाँ ला के रुकवा दिया, बीच जंगल में, वो भी ऐसे फ्रोजन लेक के पास, जो ऐसी झील जो कि जमी हुई झील है,
है ना। और चौथी लाइन में क्या बोल रहा है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और ये जो शाम है, ये जो रात है जहां पे हम लोग अभी जंगल में आके रुके, ये डार्केस्ट इवनिंग है, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। आप देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है, समझना है दोस्तों कि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर जो है, अब ईयर का आखिरी मंथ कौन सा होता है दोस्तों, हम सबको मालूम है, जो भी साल होता है पूरे साल का जो आखिरी महीना जो होता है वो होता है दिसंबर। और दिसंबर का महीना कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है विंटर का, सर्दी का मौसम होता है ना। लेकिन अब चूंकि ये स्टोरी जो है बेस्ड है अर्लियर ओल्ड इंग्लैंड में, जो कि आज का अमेरिका बन गया, यूएसए बन चुका है ना। इंग्लैंड के कुछ 13 आबादियां थी, उसके कुछ पार्ट्स है, कुछ लोग जो है इंग्लैंड से वो माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले गए थे, जिसका नाम आज हम यूएसए कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, है ना। अब दोस्तों, तो वहां का जो विंटर सीजन था, वहां दिसंबर के महीने में जो है बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि बर्फबारी हो रही थी। अब देखिए 4 लाइन को मैं एक बार वापस से समझाता हूँ, फिर इसको इसकी डिटेलिंग बताता हूँ। पहली लाइन, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा घोड़ा सोच रहा है कि मास्टर ने मुझे यहाँ कहाँ लाके खड़ा कर दिया, बीच जंगल के बीचों बीच में, एंड टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस, और वो भी ऐसी जगह आके मुझे रुकवा दिया जहाँ पे फार्म हाउस भी नहीं है। फार्म हाउस वो जगह होती है दोस्तों जहां पर खाना पानी मिलता है, आराम कर सकता है जानवर भी और इंसान भी। तो वो घोड़ा बोल रहा है कि आज मेरे मास्टर ने मुझे कहाँ लाके खड़े कर दिया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और तीसरी लाइन में बोल रहा है, और ऐसी जगह लाके खड़े कर दिया जो कि बिटवीन द वुड्स, जो कि जंगल के बीचों बीच में, और फ्रोजन लेक, और ऐसी झील के पास जो कि जमी हुई है। फ्रीजर आपके घर में होता है ना, फ्रिज होता है आपके घर में जो चीजों को ठंडा करता है, तो उसी से बना है, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। तो फ्रोजन लेक, ऐसी झील जो कि जमी हुई है, वहां तो पानी भी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है दोस्तों। एंड द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और वो ईयर की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, सबसे अंधेरी रात है, और बहुत ही ज्यादा वहां पे अंधेरा छाया उस जंगल में। ऐसी जगह मेरे मालिक ने, मेरे मास्टर ने, जो कि फार्म हाउस के करीब ही नहीं, लाके मुझे खड़ा कर दिया। अब ये सेकंड स्टांजा आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए सेकंड स्टांजा की इसके सबसे पहले मैं आपको राइमिंग स्कीम बता देता हूँ दोस्तों। देखिए फिर से आप देखिए, पहली लाइन का आखिरी वर्ड है क्वियर, दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड है फार्म हाउस, तीसरी लाइन का आखिरी वर्ड है लेक, चौथी लाइन का आखिरी वर्ड है ईयर। तो देखो क्वियर और फार्म हाउस के बाद नियर भी एक वर्ड है, फार्म हाउस नियर, मतलब फार्म हाउस के करीब। तो यहाँ पे क्वियर, नियर और ईयर, ये तीनों सेम है, तो इसके राइमिंग स्कीम क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए। अब जो तीसरी लाइन है, ये क्वियर, नियर और ईयर, इससे बिल्कुल हट के है, लेक आ जा रहा है, तो यहाँ पर जो हट के लाइन रहेगी वो बी कहलाएगी। और देखिए चौथी लाइन में फिर ईयर, क्वियर, ईयर, नियर मिलते जुलते लग रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर इसकी जो हो गई, ये हो गई राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद अब इसमें अगर राइमिंग वर्ड आप देखना चाहेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, क्वियर, नियर, ईयर, ये इसके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। तो आपको राइमिंग वर्ड पता चल गए दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको राइमिंग स्कीम भी पता चल गई। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इस लाइन के अंदर आपको जो है एक फिगर ऑफ स्पीच बता देता हूं दोस्तों। माई लिटिल हॉर्स, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा घोड़ा सोच रहा होगा बड़ा अजीब और गरीब। क्या सोच रहा होगा अजीब और गरीब मेरा घोड़ा के, यार ये कहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो देखिए घोड़ा जो है सोच रहा है, घोड़ा सोच रहा है कि मेरे मालिक ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो किसी जानवर को इंसानों की क्वालिटी जब कोई पोएट दे देता है, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। तो देखिए पहली लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच दी गई है उसको कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन दोस्तों ध्यान से देखेंगे, पर्सोनिफिकेशन ये है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच का क्या क्यों है ये,
पर्सोनिफिकेशन के माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा छोटा नन्हा घोड़ा जो है, छोटा घोड़ा जो है, स्मॉल हॉर्स जो है, मेरा पॉनी जो है, वो ये सोच रहा है कि कितना अजीब गरीब है कि मेरे मास्टर ने मुझे जंगल में लाके खड़े कर दिया। अब घोड़ा जो है वो सोच रहा है कि मेरे मालिक ने मुझे जंगल में लाके खड़ा कर दिया। तो घोड़े को क्या है, पोएट ने एक इंसानी क्वालिटी दिया। सोचता कौन है ज्यादा से ज्यादा? इंसान सोचता है ना दोस्तों। तो घोड़े को इंसानी क्वालिटी दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी दोस्तों? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब ये दो स्टांजा आपकी समझ में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों इसका मैं आपको तीसरा स्टांजा एक्सप्लेन करके बताता हूं। टाइम कम है हमारे पास, इसलिए मैं आज आपको पूरी पोएम एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। देखिए तीसरा स्टांजा दोस्तों, हाँ पहले मैं पढ़ के बताता हूं आपको तीसरा स्टांजा। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. अब ये पोएम देखिए यहाँ पर, इसकी पहली लाइन में आपको समझाता हूं दोस्तों। पहली लाइन है He gives his harness bells a shake. He gives his harness bells shake. अब देखिए यहाँ पे जो ही है ना दोस्तों, ये ही जो है हॉर्स के लिए यूज किया गया है। ही जो है यहाँ पे ये हॉर्स के लिए यूज किया गया है, घोड़े के लिए यूज किया गया है। मतलब उसका घोड़ा जो है वो हार्नेस बेल को जो है वो शेक कर रहा है, हिला रहा है, बजा रहा है। अब ये हार्नेस बेल क्या हुई दोस्तों? घोड़े के साथ जो लगाम बंदी होती है ना उसके गले में दोस्तों, और उसके साथ कुछ घंटी भी बंदी होती है। बेल मतलब घंटी और हार्नेस मतलब उसकी लगाम, उसकी जो पट्टी। तो वो उसको शेक कर रहा है, उसको हिला रहा है। मतलब हिलाकर, घंटी बजाकर घोड़ा मालिक से पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है वो? टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि अरे मालिक कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी कि आपने बीच जंगल में लाके घोड़े को मुझे यहाँ पे आपने खड़ा कर दिया, आपसे कुछ भूल तो नहीं हो गई? फिर तीसरी लाइन में बताता है द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। अब जैसे साउंड स्वीप, द स्वीप, अब वहां पर कौन कौन सी आवाज आ रही है? एक तो उसके हार्नेस बेल की आवाज आ रही है, और दूसरा जो है आप देखो एक्चुअली स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, झाड़ू देना। अब आपको ये मालूम है दोस्तों झाड़ू की आवाज कैसी होती है? सर सर सर, है ना, इस तरीके की झाड़ू की आवाज होती है। अब चौथी लाइन मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको ये तीसरी लाइन समझ में आ जाएगी। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। अब देखिए विंड का मतलब होता है दोस्तों बहती हुई, सरसराती हुई हवा, और डाउनी फ्लेक का मतलब होता है बर्फ के बुरादे, जैसे जिसे कहते हैं स्नोफॉल। जब वहां पे विंटर का मौसम है, दिसंबर का महीना है, अमेरिका की सिचुएशन है, तो वहां पे जो है बर्फ गिर रही है। लेकिन वो बर्फ, अब एक्चुअली बर्फ जो गिरती है तो वो तो बड़ी सख्त होती है, किसी पर अगर गिरे तो उसका सर फूट जाए। लेकिन स्नोफॉल जो होता है, वो जो बर्फ होती है वो बहुत ही बुरादे की तरह होती है। जैसे हम बर्फ का गोला खाते हैं तो उसको मशीन में घसते हैं तो नीचे बर्फ गिरती है ना, तो उसको कहते हैं स्नोफॉल्स, है ना। तो जो कि बहुत ही हल्की फुल्की होती है, लोग उसको वहां पर गोले बना के एक दूसरे को मारते भी है, खेलते भी हैं। खैर, तो अब यहाँ पर आपको देखिए विंड मतलब बहती हुई हवा, सरसराती हुआ, और डाउनी फ्लेक मतलब वो बर्फ के स्नोफॉल्स, मतलब बर्फबारी। ठीक है, अब वहां पर पहली लाइन एक बार वापस से समझाता हूँ। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल शेक। अब ही जो यहाँ देखिए घोड़े के लिए यूज किया गया है, घोड़ा अपने मालिक से वो बेल को, जो उसके गले में लगाम लगी उसमें जो बेल है, उसको शेक कर रहा है, उसको हिला रहा है और कह रहा है टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। अरे मालिक आपसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई कि आप इस बीच जंगल में लाके मुझे खड़ा कर दिया आपने?
जो कि फार्म हाउस के करीब भी नहीं है। और यहाँ तो सिर्फ आवाज आ रही है कि साउंड्स दैट स्वीप, जैसे कोई झाड़ू की आवाज होती है, जैसे हवाएं जब जंगल में चलती है तो पत्ते सरसराते हैं तो वो विंड की आवाज आती है, और डाउनी फ्लेक्स वो बर्फबारी, वो स्नोफॉल की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इस स्टांजा के अंदर दोस्तों तीन तरीके की आवाज बताई है। एक हार्नेस बेल की आवाज बताई है, दूसरा साउंड जैसे झाड़ू की आवाज होती है, सर 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 की, जैसे झाड़ू हम घर में देते हैं तो उसकी सरसराहट की आवाज होती है। तीसरा हवा जो बहती है जंगल में, जब पत्ते सरसराते हैं तो वो आवाज बताया। तीसरा जब बर्फबारी होती है ना, तो वो आवाज होती है डाउनी फ्लेक्स। तो ये इस तरीके से। अब ये तीसरा स्टांजा भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों। अब इसकी मैं आपको राइमिंग स्कीम बता देता हूँ दोस्तों। इसकी राइमिंग स्कीम भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पहले और दूसरे स्टांजा में थी। अब जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर शेक, मिस्टेक, स्वीप और फ्लेक, तो पहली, दूसरी और चौथी लाइन जो है सेम है दोस्तों, तीसरी लाइन जो है उससे हटके उससे जुदा है। तो पहली, दूसरी और चौथी लाइन जो है ये ए होगी दोस्तों। पहली लाइन ए, दूसरी लाइन ए, तीसरी लाइन बी, चौथी लाइन ए। तो अब इसका राइमिंग स्कीम क्या हो गया दोस्तों? ए बी ए, ये उसका राइमिंग स्कीम हो गया दोस्तों। इसी तरीके से अगर इसके राइमिंग वर्ड के बारे में बात की जाए तो राइमिंग वर्ड इसका हो जाएगा शेक, मिस्टेक, फ्लेक। ये इसके राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे दोस्तों। चल, अब यहाँ पे 3 स्टांजाज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी स्टांजा बचा है दोस्तों, उसको देख लेते हैं, ठीक है। चौथा और आखिरी स्टांजा हम देखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टांजा है। इसके अंदर आपको वो सब चीजें समझ में आएगी जो यहाँ पर कि वो हमारा जो पोएट है क्यों जंगल में यहाँ पर आके रुक गया और उसे क्या करना चाहिए, है ना। अब जैसे यहाँ पे पहली लाइन है दोस्तों, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। The woods are lovely, dark and deep. अब वो जंगल कैसा है दोस्तों? वो जंगल जो है बड़ा ही लवली है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, डार्क है, बहुत ही वहां पे अंधेरा है, डीप है, मतलब बहुत घना है। तो वुड, और वुड का मतलब होता है जंगल, स्मॉल जंगल है ना दोस्तों। तो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वो जंगल जो है बहुत ही ज्यादा घना है और वहां पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा है वो जंगल। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट आई हैव प्रोमिसेस प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने बहुत सारे वादे कर रखे हैं पहले से। अब ये कौन बोल रहा है दोस्तों? ये शायर, ये पोएट जो है अपने आप से खुद कह रहा है कि जंगल जो है वो बहुत ही ज्यादा लवली है, डार्क है, डीप है और मुझे यहाँ पे रुकना, यहाँ पे इसको देखना बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिल रहा है। लेकिन बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे तो मेरे वादे पूरे करने हैं जो मैं करके आया हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मैं अकाउंटेबल हूँ कि मुझे वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने जो मैंने पीछे छोड़ के आया हूँ। अभी इसकी तीसरी और चौथी लाइन देख लेते हैं, फिर मैं इस पूरे स्टांजा को एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। अब तीसरी लाइन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्लीप का मतलब होता है सोना, लेकिन यहाँ पर पोएट ने इसको बहुत सोच समझ कर कहा है कि बिफोर आई स्लीप। स्लीप देखिए यहाँ पर पोएट जो कह रहा है दोस्तों कि मैं यहाँ पे रेस्ट के लिए रुका हूं, लेकिन एक्चुअली
स्लीप में कुछ जगहों पर अमेरिका में, इंग्लैंड में स्लीप को जो है रेस्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है, और स्लीप को जो है डेथ के, यस सर 2 मिनट्स, डेथ के तौर पे भी यूज किया जाता है दोस्तों, कि मरने के बाद की स्लीप मतलब मौत, है ना। अब मैं ये 4 लाइन को एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, शॉर्टकट में जरा देख लीजिए। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो वो जंगल जो है बहुत ही ज्यादा लवली है, प्यारे है, डार्क है, डीप घने हैं, वहां अंधेरा है, एंड बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। अभी जंगल में क्यों रुका था, ये वो रीजन बता रहे हैं कि जंगल जो है बहुत ही लवली था, डार्क था, डीप था, लेकिन मुझे उसको अपने प्रोमिसेस भी याद आ गए, जो उसने अपनी फैमिली के साथ किए होंगे, जो उसने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किए होंगे, जो उसने अपने दोस्तों के साथ किए होंगे, और उन वादों को पूरा करना है उसको, उन प्रोमिसेस को पूरा करना है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। इसलिए उसको अच्छा तो लग रहा है वहां पे रुकना, लेकिन उसका माइंड जो है वो ये अर्ज कर रहा है कि नहीं तुझे आगे बढ़ना है, तो वो कह रहा है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, लेकिन मरने से पहले मुझे अपने सारे प्रोमिसेस को पूरा करना ही पड़ेगा, मरने से पहले मुझे अपने सारे प्रोमिसेस को पूरे करना पड़ेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको 2 फिगर ऑफ स्पीच बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है फिगर बिफोर आई स्लीप 2 बार आया है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो रहेगा रिपीटेशन रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, 2 सेम साउंड के जो है वर्ड आ गए। तो जब 2 वर्ड सेम साउंड के आते हैं, बार बार इस तरीके से आते हैं, तो वो ऐसी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो रिपीटिशन की होती है दोस्तों, सॉरी एलिट्रेशन की होती है ना। तो यहाँ पर पहली लाइन में एलिट्रेशन है, और ये तीसरी और चौथी लाइन के अंदर जो है रिपीटेशन है। अब इसका जैसे राइमिंग वर्ड आपको मालूम है, डीप डीप, स्लीप स्लीप। अब देखिए इस चौथे स्टांजा की सबसे राइमिंग स्कीम इंटरेस्टिंग है कि चारों की राइमिंग स्कीम जो है 4 टाइम है, ए 4 टाइम है। देखो डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, तो 4 टाइम ए हो जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएट्री सेक्शन, poem section I have explained. Unfortunately we have very less time, we have very short time. I wanted to take some exercises also here, but I am unable to take due to the short timing. So before concluding, friends, इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज मुझसे क्वेश्चन कीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन आपको करना है तो प्लीज क्वेश्चन कीजिए आप। सर हाँ बेटी बोलो। हार्नेस बेल मतलब? हाँ बेटा, हार्नेस बेल जैसे देखिए जो घोड़े की जो लगाम होती है ना, उस लगाम के अंदर घंटी बंधी होती है ना। जब घोड़ा चलता है या कोई जानवर जो है उसकी रस्सी बंधी होती है, उसके अंदर जो घंटी लगी होती है उसको हार्नेस बेल कहते हैं बेटा। और माइल्स? हाँ बेटा पूछो। माइल्स मतलब? माइल्स मतलब कोसों दूर, माइल्स मतलब कोसों दूर, बहुत दूर, कई मील दूर। सर सर डाउनी फ्लेक्स? डाउनी फ्लेक्स मतलब वही जो बर्फ, जो झुकी हुई बर्फ है, जो पत्तों के ऊपर बर्फ जो जम जाती है ना बेटा, बर्फानी इलाकों के अंदर। जैसे वो अमेरिका की सिचुएशन है, अमेरिका का जंगल है, और आपने उस वीडियो में भी देखा कि कैसे बर्फ गिर रही है पत्तों पे जमी, तो वो जो बर्फ के जो छोटे छोटे बुरादे हैं, जो टुकड़े हैं, जो कि झुके हुए बर्फ के पेड़ों के पत्तों के ऊपर, उसे डाउनी फ्लेक्स कहते हैं। हाँ, और कोई सवाल? सर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसका बताइए। हाँ बेटा, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का मतलब होता है कि मुझे बहुत दूर तक जाना है, मुझे बहुत आगे तक जाना है, आराम करने से पहले या मौत से पहले। स्लीप का मतलब आराम करना भी होता है, रेस्ट करना भी होता है, और स्लीप मतलब मर जाने वाले के, मरने के बाद की स्लीप मतलब मौत, है ना। तो इस तरीके से वाला स्लीप है। हाँ बेटा, यहाँ पर कौन सा इसमें आराम करने वाला दिया हुआ है कि वो नहीं बेटा, इसमें स्लीप का मतलब आराम नहीं है। यहाँ पे डेथ, डेथ मतलब
है ना। तो वो अपने आप को उसने कुछ प्रॉमिस करके रखा है जंगल में, वो जो आके ठहरा था पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, तो उसको वहाँ जंगल में बहुत अच्छा लग रहा है, लवली डार्क डीप, वो एंजॉय कर रहे हैं वहां पर जंगल में, लेकिन उसका माइंड उसको इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने कुछ प्रॉमिस किया है, उसके ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसको बैक होना है, माइल्स टू गो, मतलब मुझे और आगे जाना है, बहुत दूर जाना है, मरने से पहले, सी मतलब मौत, मरने से पहले मुझे बहुत काम करने हैं, मैं उसकी हो सकता है उस पर बच्चों की जिम्मेदारी हो, बीवी की जिम्मेदारी हो, उसके रिश्तेदारों की जिम्मेदारी हो, दोस्तों से, बिजनेसमैन उन लोगों से उसने प्रोमिस किए होंगे, उसको पूरा करना है, तो इसलिए वो जंगल में उसको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उसका माइंड उसको कर रहा है कि नहीं तुझे आगे बढ़ना है, तो इसलिए वो अपने आप कह रहा है कि नहीं, आई हैव टू गो माइल्स, मुझे कई माइल्स और आगे जाना है बिफोर डेथ, मौत से पहले। सर एलिट्रेशन मतलब क्या है? और कोई सवाल? एलिट्रेशन किसे कहते हैं सर? हाँ बेटा, एलिट्रेशन जो है एक ये फिगर ऑफ स्पीच है। आप देखिए बोर्ड के ऊपर, इधर बोर्ड पर देखिए बेटा, ये पहली लाइन में दिया है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो देखिए डार्क एंड डीप, डार्क एंड डीप, डार्क एंड डीप, डी डी दो जगह आया है, दो वर्ड के साथ, डार्क एंड डीप। इस तरह जब मिलते जुलते वर्ड कोई लाइन में यूज होते हैं बेटा, तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। वर्ड की बात कर रहा हूं, है ना, डार्क एंड डीप, उसको कहते हैं एलिट्रेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच की पहचान होती है। कोई भी वर्ड जो है सेम साउंड से रिपीट होता है बार बार, उसको कहते हैं एलिट्रेशन। और रेपिटेशन ठीक है कैसे? बेटा, समझ में आया? हाँ सर, और हाँ, रेपिटेशन रिपीटेशन जो है बेटा, अभी देखिए रिपीटेशन की भी यहाँ पे एग्जांपल इसी बोर्ड के ऊपर आप देखिए बेटा, जब दो लाइन सेम नजर आएगी आपको, दो सेंटेंस नजर आएंगे, से बिफोर आई इसलिए एंड माइल्स टू गो बिफोर आई इसलिए माइल्स टू गो बिफोर आई, तो दो लाइन सेम टू सेम रिपीट हो गई, तो ऐसी जब सेम लाइन रिपीट होगी ना बेटा, तो उसको रिपीटेशन कहेंगे। ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है बेटा? ओके सर। सर विलेज मीन्स? शाबाश। विलेज का मतलब गांव बेटा, गांव देहात, जिसके घर थे वो जंगल में नहीं रहता था, गांव में रहता था, है ना, पोएट ने, अकॉर्डिंग टू द पोएट। हाँ बेटा, और कोई सवाल बच्चों? Okay, Zishan sir, can I conclude here? Okay, sir. Thank you.